हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मैं समता शुक्ला क्लास 11th की बायो में आपकी हेल्प कर रही हूँ। क्लास 11th में आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, जो कोशिका के बारे में आप बात कर रहे थे, वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका विभाजन क्या होता है, उसके बारे में आपको बात करनी है ना। कोशिका के बारे में आप 8th 9th में पढ़ते हुए आए हैं, 11th में भी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा। अब हम कोशिका का चक्र कैसे काम करता है, कोशिका विभाजित कैसे करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो आपका था कॉमन, लेकिन आपका ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये सामान्य से थोड़ा सा लेवल इसका हल्का सा टफ है। तो यहाँ पे आपको फोकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका बेस है। सेल डिवीजन आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा और ये सेल डिवीजन के बारे में बार बार आपसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, बार बार आपको ये वर्डिंग्स आएंगी। तो क्या करेंगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन है बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सेल क्या होती है, एक कोशिका क्या होती है। सेल्स जो हैं, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सभी सजीवों का मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका है। सेल्स जो है वो क्या क्या चीज का निर्माण करती है। कोशिकाओं से ही बोन्स का निर्माण होता है, मसल्स का निर्माण होता है, इवन हमारी ब्लड का भी निर्माण कोशिकाओं से ही होता है, हमारी स्किन का निर्माण भी कोशिकाओं से ही होता है। यानी कि कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं और ऊतक से हमारा ये निर्माण होता है। बच्चों, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या हैं, कोशिकाएं आपका बेसिक यूनिट है। जैसे हम किसी दीवार को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। सेल्स जो हैं, सेल्स मेकअप लीव्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। कोशिकाओं से ही पत्तियां बनती हैं, जड़ें बनती हैं और कोशिकाओं से ही हमारे पौधों के फूल भी बनते हैं। जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, जब कोई भी जीव वृद्धि करता है, तब ये सेल्स क्या करती हैं बच्चों, तब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, दो अलग अलग भागों में इसको देखिए। प्रोड्यूस का मतलब है बनना, रिप्रोड्यूस का मतलब है दोबारा दोबारा से बनना। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये चारों पॉइंट्स को सेग्रीगेट करके लर्न करेंगे कॉम्पैक्ट लैंग्वेज में। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल्स मेक अप बोन्स, मसल्स, स्किन एंड ब्लड। सेल्स मेक अप लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। और ऑर्गेनिजम्स जब ग्रो करते हैं, द सेल्स मस्ट रिप्रोड्यूस, यानी कि कोशिका मस्ट रिप्रोड्यूस का मतलब ये अपनी संख्या को जरूर बढ़ाती है। हर लाइन पे साइंस में एक्सेप्शन पाया जाता है। ये लाइन आप देख रहे हैं कि जब जीव वृद्धि करता है तब सेल्स जो है रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस जो है हम मनुष्यों में कौन सी सेल नहीं करती है वो आप घर जाकर के पढ़ेंगे। हमारे पास अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, पर एक प्रकार की कोशिका ऐसी है जो रिप्रोड्यूस नहीं करती है, जो विभाजित नहीं होती, जो अपने आप को रिपेयर भी नहीं कर पाती है। सेल्स क्या हैं? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स यानी कि कोशिकाएं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक से क्या मतलब है आपका? संरचनात्मक का मतलब ऐसी चीज जिसके बिना किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव की संरचना नहीं बन सकती। ऐसी चीज जिसके बिना उस जीव के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, तो वो है कोशिका। कोशिका के बिना कोई जीव नहीं बन सकता, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। और कोशिका के बिना कोई भी फंक्शन, जैविक प्रक्रम जो है, लाइफ प्रोसेस कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्रियात्मक हो गया। Cells are the structural and functional unit of all living organisms.
दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। एक होती है यूनिसेल्युलर, दूसरी होती है मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब एक कोशिकीय, और मल्टी सेल्युलर का मतलब बहुकोशिकीय। ये कैसा है? संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों? संख्या के आधार पर। दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई संख्या के आधार पे। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है कोशिकाओं का, ये आपको देखना है। तो न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, सेल का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी, ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको ऊर्जा जो मिल रही है, ऊर्जा वो कैसे मिल रही है, उन प्रक्रियाओं के बारे में आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जो बेसिक प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया, वो कोशिकाओं में ही होती है। हमें एनर्जी मिलने का जो सोर्स है वो श्वसन की प्रक्रिया से ही है। सारी प्रोसेसेस आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हम पोषक तत्व लेते हैं भोजन के रूप में अपने शरीर के अंदर। इन पोषक तत्वों को हम जटिल रूप में लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो सरल रूप में पाचन की प्रक्रिया के द्वारा तोड़ी जाती हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं श्वसन की प्रक्रिया के समय पे, इन न्यूट्रिएंट्स में से ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी मिलती है हमको। और हर सेल का अपना खुद का इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब वो डायरेक्शन, वो दूसरे का कोई डायरेक्शन नहीं लेती। सेल्स का उनका खुद का इंस्ट्रक्शन, खुद का डायरेक्शन होता है। अब यूकैरियोटिक जो है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं संरचना के आधार पे, आप सभी जानते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं संरचना के आधार पर, जो आप सभी पहले से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, आप इसके जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा सेल वाला, उसमें बहुत ब्रीफ में आपको समझाया गया था। प्रोकैरियोटिक में डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियॉइड कहते हैं। यूकैरियोटिक में डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है जिसपे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस यूकैरियोट्स में ही सेल डिवीजन की प्रोसेस पाई जाती है। उसके बारे में हम अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैंने आपको बताया कि बहुत आसान नहीं है, सामान्य से थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, कंफ्यूजन कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूकैरियोट्स जो है क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। यूकैरियोट्स क्या करती हैं बच्चों? डिवाइड करती हैं। यूकैरियोट्स मस्ट डिवाइड देयर न्यूक्लियस। अब मेन पॉइंट क्या है? डिवीजन से क्या मतलब है? डिवीजन से मतलब है कि वो अपने न्यूक्लियस में डिवीजन उसके जरूर होता है। एंड अदर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यूकैरियोट्स मस्ट डिवाइड देयर न्यूक्लियस। ये अपने केंद्रक को जरूर विभाजित करती है और दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी। क्यों? तैयारी करती है ये कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए ये तैयारी करती है। सेल डिवीजन के बारे में आप जानते हैं, दो प्रकार की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस को हम कहते हैं सूत्री विभाजन। माइटोसिस को हम क्या कहते हैं बच्चों? सूत्री विभाजन। और मियोसिस को कहते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है सभी का? बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस के या केंद्रक के डिवाइड होने के पहले ही द जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स, है ना? क्या होता है? न्यूक्लियस के डिवाइड होने के पहले जो अनुवांशिक पदार्थ है वो अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। मतलब अगर 2 है तो 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 10, मतलब कम से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 2 भागों में विभाजित होना है ना। और उतने हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, आप सभी को पता है ना? 23
23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, तो अगर वो डिवाइड हो गए तो 23 हो जाएंगे ना, और हर सेल में कितने होने हैं, पूरे। तो अपने आप को जब तक वो डबल नहीं कर लेते तब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात? जब अपने आप को वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है, अनुवांशिक पदार्थ जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसके बाद ही केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूकैरियोटिक का सेल डिवीजन आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इसको आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, इन वर्ड्स का यूज जैसे ही हम कोशिका विभाजन पढ़ने लगेंगे तो ये वर्ड्स जो है आपके सामने आएंगे बार बार, है ना। आप अब बड़ी क्लासेस में भी ये वर्ड्स आपके सामने आते रहेंगे। तो एक्चुअल में ये वर्ड्स हैं क्या, उनके बारे में आपको लर्न होना, मतलब आपको पता होना जरूरी है कि एक्चुअल में वो चीज क्या है। क्योंकि जब हम, जैसे मान लीजिए हम विभाजन की बात कर रहे हैं, तो विभाजन की बात करते करते मेरे मुंह से निकलेगा कि सेंट्रोमियर, स्पिंडल फाइबर। तो जब आप स्पिंडल फाइबर के नाम का मतलब ही नहीं जान रहे हैं तो आप कैसे समझेंगे उस कोशिका विभाजन को। आप जब सेंट्रोमियर का मतलब ही नहीं जान पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे कोशिका विभाजन को। तो इसलिए जैसे सामान्य तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम बात कर लें कि हम अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों में दोस्ती कैसे होगी अगर उनका नाम नहीं पता, है ना। तो दोस्ती करने के लिए, मतलब कोशिका विभाजन को समझने के लिए आपको जो वर्डिंग्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आपको, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। जैसे सेब होता है ना, बार बार आपने कभी जिंदगी में सेब देखा ना हो, कभी चित्र में भी ना देखा हो, कभी खाया भी ना हो, और कोई आदमी आपको बताते जाए बार बार सेब, सेब ऐसा होता है, सेब वैसा, जब आपने देखा ही नहीं कैसे जान पाएंगे, इमेजिन कैसे करेंगे। आपने जब सेब चित्र में भी नहीं देखा, आपने जब सेब खाया भी नहीं, तो आप कैसे जानेंगे वो स्वाद में कैसा होता है, वो दिखने में कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है। खाली कहने से बार बार सेब सेब थोड़ी समझ आएगा। तो उसी तरह से अगर मैं बार बार स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोमियर या कुछ ऐसे वर्डिंग्स बोलते जाऊंगी जिसका मतलब आपको नहीं पता, तो आप कोशिका विभाजन कैसे समझेंगे। हमारा जो मकसद है वो कोशिका विभाजन को समझना है इस चैप्टर में। तो इसलिए इन वर्डिंग्स को आप नोट करेंगे अपनी भाषा में, जैसा आपको कंफर्टेबल होता है। स्पिंडल फाइबर क्या है? वन ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट एक्सटेंड इनवर्ड फ्रॉम द पोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग सेल फॉर्मिंग अ स्पिंडल शेप्ड फिगर। एक ऐसा धागों सा नेटवर्क जो अंदर की तरफ है, पोल्स की तरफ से अंदर की तरफ को जा रहा है, जो डिवाइडिंग सेल के समय आपको दिखाई पड़ेगा, और एक स्पिंडल शेप बनाता है। स्पिंडल शेप क्या होता है बच्चों? स्पिंडल शेप कुछ ऐसी ऐसी, आपने जब पढ़ा तब आपको चीज दिखाई पड़ती है ना, कुछ ऐसी संरचना। ये क्या हो गया? ये हो गया स्पिंडल शेप्ड। ये क्या हो गया? स्पिंडल शेप्ड हो गया। आप देख रहे हैं क्या है? स्पिंडल शेप्ड है। तो ये क्या है? नेटवर्क है ना, एक जाल जैसी संरचना है। कैसी? फिलामेंट्स की, जो एक्सटेंड होती है अंदर की तरफ फ्रॉम द पोल्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोल्स है, ये पोल्स है, ये है पोल्स, और ये क्या है? ये है फाइबर्स। ठीक है, क्लियर है? स्पिंडल फाइबर की जब बात की जाएगी तो आपके माइंड में ये चीज इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ही स्पिंडल फाइबर की बात की जाएगी आपके माइंड में ये नेटवर्क आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? इसको सभी बच्चे नोट करेंगे ऊपर वाला। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है? The most condensed and constricted region of a chromosome to which the spindle fiber is attached during mitosis. कौन सी जगह? The most condensed and constricted region of a chromosome. सेंट्रोमियर क्या है? पहले हम क्रोमोसोम दिमाग में सोचते हैं। क्रोमोसोम क्या है? ऐसी संरचना। नहीं बना ठीक से, ऐसी संरचना है ना।
ये क्या है, क्रोमोसोम है। ये जो मोस्ट कंडेंस्ड पार्ट है ये है सेंट्रोमियर। क्या है, ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, द मोस्ट कंडेंस्ड एंड कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम टू विच द स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस की प्रक्रिया के समय पे स्पिंडल फाइबर जिस पॉइंट पे अटैच होता है, जो क्रोमोसोम का, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंडेंस और कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, आपने देख रहे हैं यहाँ पे कंडेंस हो गया, अभी इकट्ठा हो गया है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। तो जब सेंट्रोमियर की बात की जाएगी तो आपको इस पॉइंट के बारे में इमेजिन करना है। जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे सेंट्रोमियर की, तो आपको इसी के बारे में इमेजिन करना है। ये आपका एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया जिसका ये सेंट्रोमियर है। तो दो पॉइंट्स आपने देख लिए, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमैटिन। ये डेफिनेशन है, मतलब ये आपको वर्डिंग समझाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आप जानेंगे। क्रोमैटिन एक्चुअल में क्या है, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, प्राइमरीली हिस्टोन्स in the cell nucleus that sustains readily with basic dyes and condenses to form chromosomes during cell division। क्या समझ में आया? कुछ रीड करने से समझ में नहीं आएगा यदि आप समझेंगे नहीं। क्या समझ में आया आपको? क्रोमैटिन, जब हमने 8th क्लास में कोशिका को इंट्रोड्यूस किया था, कोशिका में मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक के अंदर कुछ उलझे हुए धागों की संरचना होती है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। इतना था। आपका क्लास 11th में क्रोमैटिन के बारे में केवल आप जानेंगे, इसके बिल्कुल ब्रीफ स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। क्रोमैटिन क्या है? कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लिक एसिड्स का, प्रोटीन्स का, प्राइमरीली हिस्टोन्स प्रोटीन्स का ये कॉम्बिनेशन है। और जब सेल न्यूक्लियस, जो क्या है आपका, क्रोमैटिन किस चीज से बना हुआ है? डीएनए से। जीन्स जो हैं वो किस पर मौजूद हैं? इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर मौजूद हैं। जीन्स जो हैं वो डीएनए से बने हुए हैं, डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स से बना हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स से बेसिकली बने हुए हैं, जो कैसे हैं? न्यूक्लिक अम्ल है, यानी कि अम्लीय है। तो जब क्या होता है, इस पर क्षारीय स्टेन दिया जाता है, यानी कि रंग दिया जाता है, जब उसको क्षारीय रंग से, तो क्या होता है, वो कलरफुल हो जाता है और तभी आपको दिखाई पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होता हुआ दिखाई देता है ना। तो कॉम्प्लेक्स है न्यूक्लिक एसिड्स का और प्रोटीन्स, जिसमें हिस्टोन्स नाम का प्रोटीन होता है इन द सेल न्यूक्लियस के अंदर, और ये स्टेन्स को, बेसिक डाइज को रेडिली अब्सॉर्ब कर लेता है और कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के रूप में जेनेटिक मटेरियल हमेशा नहीं मौजूद होता है शरीर में। क्रोमोसोम्स की संरचना बनती है कोशिका विभाजन के समय पे, यानी सामान्य कोशिका में भी कोशिका विभाजन होता रहता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है ये विजिबल तभी है जब कोशिका विभाजन के एक स्पेसिफिक टाइम पर ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। अदरवाइज ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में ही, मतलब धागे की संरचना में ही दिखाई पड़ेगा। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको एक स्पेसिफिक जगह पर ही दिखाई पड़े। तो क्रोमैटिन क्या है? वो उलझे हुए धागों की संरचना है जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। क्रोमैटिड क्या है? Chromatid क्या है? Either of the two daughter strands of a replicated chromosome that are joined by a single centromere and separate during cell division to become individual chromosomes। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्रोमोसोम की संरचना बनाते हैं, क्रोमैटिड आपको क्लियर समझ में आएगा। ये है क्रोमोसोम, ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? ये है सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे आपको दो दिखाई पड़ रहे हैं ना, 1 2, ये है क्रोमैटिड। ये क्या है?
ये है क्रोमैटिड। क्या है? ये है क्रोमैटिड, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रैंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो क्या है? वो क्रोमैटिड है, जिसको हम क्रोमैटिड जो है ना, आइदर द टू डॉटर स्ट्रैंड्स ऑफ अ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम दैट आर जॉइंड बाय अ सिंगल सेंट्रोमियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमियर से जॉइंड है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये क्रोमैटिड्स हैं जो सेपरेट हो जाती हैं सेल डिवीजन के दौरान। जो क्या हो जाती हैं? सेल डिवीजन के दौरान अलग अलग हो जाती हैं और उसके बाद नया क्रोमोसोम बना लेती हैं। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो? आप सबके पास ऑप्शंस खुले हैं हमेशा, आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। इतनी आसानी से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कहीं कोई पॉइंट है मिसिंग जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? डेफिनेशन में, वर्डिंग्स में हमने क्रोमैटिन के बारे में जान लिया। एक्चुअल में क्रोमैटिन क्या होता है, एक्चुअल में क्रोमैटिड्स हम किसे कहते हैं, एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं। अब जब मैंने आपका स्पिंडल फाइबर नाम लिया, तो क्या आपको इमेजिन हुआ जो स्पिंडल मैंने आपको बना के दिखाया? अगर इमेजिन हो गया तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप जान गए हैं कि सेब कैसा होता है। अब जब सेब जान गए हैं आप, तो आपको सेब के बारे में पढ़ना भी अच्छा लगेगा, है ना। जब आपने कभी सेब देखा नहीं, तो सेब के बारे में पढ़ना आपको क्यों अच्छा लगेगा? स्पिंडल फाइबर आपने जान लिया, इमेजिन कर सकते हैं एटलीस्ट आप अपने माइंड में, तो आपको अब अच्छा लगेगा सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना। 4 पॉइंट्स हमने क्लियर किए। हम स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं जान चुके हैं, हम सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं ये जान चुके हैं, हम क्रोमैटिन क्या होता है ये जान चुके हैं, और हम क्रोमैटिड क्या होता है ये भी जान चुके हैं। चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। एक्चुअल में ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, और कोशिका विभाजन में मुख्य तौर पे न्यूक्लियस का विभाजन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है, वो एक समय पे क्रोमोसोम की संरचना दिखाई पड़ती है। वो जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में मौजूद होता है। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है, ये आपको देखना है। गुणसूत्र, अगर इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो ऐसे सूत्र, जिसको हम कहते हैं, सूत्र को क्या कहते हैं, धागे। ऐसे सूत्र जिनसे गुण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अगर ध्यान से आप वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ भी ना पढ़ें, केवल ये लाइन पढ़ें, गुण सूत्र मतलब ऐसे सूत्र, ऐसे धागे जिनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण ट्रांसफर हो जाते हैं, गुण स्थानांतरित हो जाते हैं, गुण सूत्र कहलाते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? गुण सूत्र क्या हैं? ऐसे सूत्र या धागे जिनसे गुण स्थानांतरित होते हैं, कहाँ? पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब मेरी मम्मी का स्किन का कलर गेहुआ था, मेरा स्किन का कलर गेहुआ है, मेरी मम्मी के बाल काले थे, मेरे भी बाल काले हैं। तो ये क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है? क्रोमोसोम्स के थ्रू हो रहा है। आप सभी को पता है बच्चों कि हम सभी का शरीर हमारे माता पिता के स्पर्म और ओवा के संलयन से बना है। तो गुणसूत्र ट्रांसफर हुए हैं। गुणसूत्र ऐसे गुणों को साथ लेकर के आए हैं जो हमारे माता पिता में मौजूद थे, और जब ट्रांसफर हो रहे थे उस टाइम पे कुछ वेरिएशन आ गई, कुछ विविधता आ गई, क्योंकि जो विविधता होती है वो लैंगिक जनन का एक स्पेसिफिक पार्ट होती है। तो एकदम हूबहू मैं अपनी माँ के समान नहीं हूँ, लेकिन काफी कुछ चीजें मैच करती हैं, है ना। तो क्रोमोसोम्स वो हम कह सकते हैं
क्रोमोसोम्स वो ट्रेन का डब्बा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र क्या होते हैं हमने बहुत सामान्य दैनिक बोलचाल की भाषा में समझा, अब उसको हम साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक, यानी धागों जैसी संरचना है, जीन कैरिंग बॉडीज इन द न्यूक्लियस, यानी कि गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र पे क्या मौजूद होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं। हम जब मेंडल के आनुवंशिकता की बात करते हैं तो मेंडल ने जिसको बार बार फैक्टर्स कहा, बार बार जिसको कारक शब्द कहा, वही एक्चुअल में जीन्स है। तो ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जीन कैरिंग बॉडीज होते हैं, यानी कि जीन्स इनके ऊपर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर किसी भी सेल में। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि ये जो गुणसूत्र हैं ये बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिल करके बने हुए होते हैं। They are visible only under magnification during certain stages of cell division, यानी कि ये क्रोमोसोम्स आपको सामान्य किसी भी कोशिका में किसी भी समय पे नहीं दिखाई पड़ते। हम कोशिका विभाजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जो गुणसूत्र हैं, ये पहली चीज तो हाई मैग्निफिकेशन में ही दिखाई पड़ेंगे और हर समय नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये कोशिका विभाजन होते समय एक स्पेसिफिक टाइम पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ह्यूमंस है 46 क्रोमोसोम्स, आप सभी को पता है। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सोमैटिक सेल एंड 23 इन ईच सेक्स सेल, है ना। मतलब ये जो 46 है, ये जो 46 है, ये कैसा है? कॉम्बिनेशन है मदर प्लस फादर के क्रोमोसोम्स का। अब जब ये अलग अलग होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो यहाँ पे 23 का एक सेट, 23 का एक सेट, यहाँ पे भी 23 का एक सेट, 23 का एक सेट, ठीक है। तो ये 23 और ये 23 मिल करके बन जाते हैं 46, है ना। समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 जो है हैप्लॉइड सेल्स में होते हैं। जैसे स्पर्म में 23 होते हैं, आपका ओवा में भी 23 होते हैं, और कॉमनली जो सोमैटिक होती हैं तब 46 होते हैं। मतलब जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो 46 हो जाते हैं, यानी कि जाइगोट जो है, जाइगोट में 46 होते हैं और स्पर्म और ओवा में 23 यानी कि हैप्लॉइड स्टेट होती है, और जाइगोट बनते ही वो 46 यानी कि डिप्लॉयड स्टेट हो जाती है ना। तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन अगर कोई है इस वाले कॉन्सेप्ट में, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अभी के अभी चैट के माध्यम से कर लीजिए, आप हैंड रेज के माध्यम से कर लीजिए, सारे ऑप्शंस आप सभी के पास खुले हुए हैं बच्चों। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। कौन कौन किस समय पे, देखो जो हमारा मनुष्यों का जो जीवन चक्र है, आप सभी को पता है, जो मनुष्यों का जीवन चक्र है बच्चों, वो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जब जीवन चक्र चल रहा है तो एक समय पे ऐसा होता है कि एक फेज ऐसा होता है, चाहे वो एक सेल के लिए ही हो, हैप्लॉइड स्टेज होती है और डिप्लॉयड स्टेज होती है। क्लियर है? आपने 11th क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ा तो आपने देखा कि बहुत सारे जैसे कुछ जीव ऐसे हैं, हम पेड़ पौधों की भी बात करें, कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें जीवन चक्र का ज्यादा समय हैप्लॉइड स्टेट में रहता है, लेकिन डिप्लॉयड स्टेट आएगी जरूर। और मनुष्यों का कैसा होता है कि अधिकतर समय, मतलब 99.9% टाइम जो है, 99.99% टाइम जो है वो डिप्लॉयड स्टेट में होता है। लेकिन एक समय पे हैप्लॉइड स्टेट आती जरूर है। वो हैप्लॉइड स्टेट कब आती है? जब स्पर्म्स का और ओवा का फॉर्मेशन होता है, मतलब पुरुषों के शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान और महिलाओं के शरीर में ooजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस, इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हम कर रहे थे
कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या चीज है। सामान्य तौर पे अगर उसको अपनी भाषा में आप बिल्कुल माइंड में रखना चाहें तो गुण सूत्र मतलब ऐसे सूत्र या धागे जिनसे गुण, हर प्रकार के गुण जो आपके लक्षण, जो आपके फिनोटाइप या जीनोटाइप, जो रोग बीमारियां हैं जो दिखती नहीं वो भी, और जो आंखों का रंग या बालों का रंग है जो दिखाई पड़ता है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ये वर्डिंग्स आपकी क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम कुछ और इसी चैप्टर से आगे पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।